शांति के दुख क्या मेहनत से दूर हो पाए। दोपहर का खाना खाकर लेटे ही थे कि डाकिया आ गया। कई पत्रों के बीच राजपुरा में किसी शांति नाम की महिला का एक रजिस्टर पत्र 20,000 रुपये के ड्राफ्ट के साथ था। उत्सुकतावश मैं एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ गई, जिसमें उस महिला ने अपने कठिनाई भरे दौर में हमारे द्वारा दिए गए इन रुपयों के लिए धन्यवाद लिखा था और आज 10 साल के बाद वे रुपए हमें लौटाए थे। वह खुद आना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं आई कि संभवतः उसके द्वारा लौटाए जाने पर हम वह रुपए वापस न लें। पत्र पढ़ने के बाद मैं देर तक उस महिला के बारे में सोचती रही, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे सुम्मी, शांति कहीं वही लड़की तो नहीं जो बरसों पहले कुछ समय तक मुझसे पढ़ती रही थी? मेरे पति अभिनव अतीत को कुरेदते हुए बोले तो एकाएक मुझे सब याद आ गया। उन दिनों शांति अपनी माँ बंती के साथ मेरे घर का काम करने आती थी। एक दिन वह अकेली ही आई। पूछने पर पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन बाद जब बंती फिर काम पर आई तो बहुत कमज़ोर दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसका हाल पूछा, वह अपना काम छोड़ मेरे सामने बैठकर रोने लगी। मैं हत पर भी और परेशान भी कि अकारण ही उसकी किस दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया। बंती ने बताया कि उसने अब तक के अपने जीवन में दुख और अभाव ही देखे हैं। 5 बेटियां होने पर ससुराल में केवल प्रार्थना ही मिलती रही। बड़ी 4 बेटियों तो किसी न किसी तरह शादी कर दी। बस अब तो शांति को ब्याहने की ही चिंता है, पर वह पढ़ना चाहती है। बंती कुछ देर तो रुकी, फिर आगे बोली कि अपनी मेहनत से शांति 10वीं तक पहुंच गई है, पर अब ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तब मैंने अभिनव से इस बारे में बात की, जो उसे निष्कल पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपनी लगन व परिश्रम से शांति 10वीं में अच्छे नंबरों में पास हो गई। उसके बाद उसने सिलाई कढ़ाई भी सीखी। कुछ समय बाद थोड़ा दान दहेज जोड़कर बंती ने उसके हाथ पीले कर दिए। अभी शांति की शादी हुई साल भर बीता था कि वह एक बेटे की मां बन गई। एक दिन जब वह अपने बच्चे सहित मुझसे मिलने आई तो उसका चेहरा देखकर मैं हैरान रह गई। कहाँ 1 साल पहले की सुंदर सरस सजीला लाल जोड़े में सिमटा खिला खिला शांति का चेहरा, और कहाँ यह बीमार सा दिखने वाला बुझा बुझा चेहरा। क्या बात है बंती, शांति सुखी तो है न अपने घर में? मैंने सशंकित होकर पूछा। व्यस्ति मन से बंती बोली, लड़कियों का क्या सुख और क्या दुख। बीवी जिस खूंटे से बांधो बंधी रहती है बेचारी चुपचाप, फिर भी कोई बात तो होगी जो सूख कर कांटा हो गई है। मेरे पुनः पूछने पर बंती तो खामोश रही, पर शांति ने बताया, विवाह के 3-4 महीने तक तो सब ठीक रहा। धीरे धीरे पति का पाशविक रूप सामने आता गया। वह जुआरी और शराबी था। हर रात नशे में धुत होकर घर लौट पर अकारण ही गाली गलौज करता, मारता पीटता, और कई बार तो मुझे आधी रात को बच्चे सहित घर से बाहर धकेल देता। सास ससुर भी मुझ में ही दोष खोजते हुए बुरा भला कहते। मैं कई दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, पर किसी को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। अब तो मेरा जीवन नरक समान हो गया है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। मानव मन भी अबूझ होता है। कभी कभी तो खून के रिश्तों को भी भीड़ समझकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो कभी अनाम रिश्तों को अकारण ही गले लगाकर उनके दुखों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता शांति से जुड़ गया था मेरा। अगले दिन जब बंती काम पर आई तो मैं उसे देर तक समझाती रही कि शांति पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, इसलिए वह उसे दोबारा उसके ससुराल न भेजकर उसकी योग्यता के आधार पर उससे कपड़े सिलने का काम करवाए। पति व ससुराल वालों के अत्याचारों से छुटकारा मिल सके। मेरे इस सुझाव पर बंती ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम समाप्त कर बोझिल कदमों से घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद पता चला कि शांति को उसकी ससुराल वाले वापस ले गए। मैं कर भी क्या सकती थी, ठगी सी बैठी रह गई। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच में मैंने बंती से शांति के बारे में कभी कोई बात नहीं की, पर एक दिन शांति ने दूसरे बेटे के जन्म के बारे में जानकर मैं बंती पर बहुत बिगड़ी कि आखिर उसने शांति को ससुराल भेजा ही क्यों।
बंटी अपराध बोझ से पीड़ित हो बिलखती रही, पर निर्धनता, एकाकीपन और अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर वह शांति के लिए करती भी तो क्या। वह तो केवल अपनी स्थिति और सामाजिक परिवेश को ही कोस सकती थी, जहाँ निम्न वर्गीय परिवार को अधिकांश स्त्रियों की स्थिति और पशुओं से भी गई गुजरी होती है। पहले तो जन्म लेते ही माता पिता के घर लड़की होने के कारण धुतकारी जाती है और विवाह के बाद अर्थी उठने तक ससुराल वालों के अत्याचार सहती है। भोग की वस्तु बनी निरंतर बच्चे जनती है और कीड़े मकोड़ों की तरह हर पल रौंदी जाती है। फिर भी अनवरतन मौन धारण किए ऐसी यातना भरे नारकीय जीवन को ही अपनी तकदीर मान जीने का नाटक करते हुए एक दिन चुपचाप मर जाती है। शांति के साथ भी तो यही सब हो रहा था। ऐसी स्थिति में वह तीसरी बार फिर मां बनने को हुई। उसे गर्भ धारण किए अभी 7 महीने ही हुए थे कि कमजोरी और कई दूसरे कारणों के चलते उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इत्तेफाक से उन दिनों वह बंटी के पास आई हुई थी। तब मैंने शांति से परिवार नियोजन के बारे में बात की तो मुझे बुझे सवर में उसने कहा कि फैसला करने वाले तो उसकी ससुराल वाले हैं और उनका विचार है कि संतान तो भगवान की देन है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं। मेरे बार बार समझाने पर शांति ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को देखते हुए मेरी बात मान ली और ऑपरेशन करवा लिया। यूँ तो अब मैं संतुष्ट थी कि फिर भी शांति की हालत और बंटी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परेशान थी। मेरी परेशानी को भांपते हुए मेरे पति ने सहज भाव से 20,000 रुपये शांति को देने की बात कही, ताकि पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद वह इन रुपयों से कोई छोटा मोटा काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पति की यह बात सुनकर मैं कुछ पल को समस्त चिंताओं से मुक्त हो गई। अगले ही दिन शांति को साथ ले जाकर मैंने बैंक में उसके नाम का खाता खुलवा दिया और वह रकम उसमें जमा करवा दी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उसका लाभ उठा सके। अभी इस बात को 2-4 दिन ही बीते थे कि हमें अपनी भतीजी की शादी में हैदराबाद जाना पड़ा। 15-20 दिन बाद जब हम वापस लौटे तो मुझे शांति का ध्यान आया और सो बंटी के घर चली गई, जहाँ ताला पड़ा था। उसकी पड़ोसी ने शांति के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं अवाक रह गई। हमारे हैदराबाद जाने के अगले ही दिन शांति का पति आया और उसे बच्चों सहित यह कहकर अपने घर ले गया कि वहाँ उसे पूरा आराम और अच्छी खुराक मिल पाएगी जिससे उसकी ज़रूरत है। किंतु 2 दिन बाद ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि शांति अपने दोनों बच्चों सहित भाखड़ा नहर में कूदकर जान दे दी। तब से बंटी का भी कुछ पता नहीं, कौन जाने करमजली जीवित भी है या मर गई। कैसे निढाल हो गई थी मैं उस क्षण यह सब जानकर, और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। पर आज शांति का पत्र मिलने पर एक सुखद आश्चर्य का सैलाब मेरे हर ओर उमड़ रहा था। साथ ही कई प्रश्न मुझे बेचैन करने लगे थे, जिनका शांति से मिलकर समाधान करना चाहती हूँ। जब मैंने अभिनव से अपने मन की बात कही तो मेरी बेचैनी देखते हुए वह मेरे साथ राजपुरा चलने को तैयार हो गए। 1-2 दिन बाद जब हम पत्र में लिखे पते के अनुसार शांति के घर पहुँचे तो दरवाज़ा पे 12-13 साल के लड़के ने खोला, यह जानकर कि हम शांति से मिलने आए हैं। वह बैठक में ले गया। अभी हम बैठे ही थे कि वह आ गई। वहीं सादा सलोना रूप, हाँ शरीर पहले से की अपेक्षा कुछ भर गया था। आते ही वह मेरे गले से लिपट गई। मैं कुछ देर उसकी पीठ सहलाती रही, फिर भावावेश में डूबकर बोली शांति यह कैसी बचकानी हरकत की है तुमने, नहर में कूदकर जान देने की। अपने बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा? कोई ऐसा भी करता है क्या? बच्चे तो ठीक है ना, उन्हें कुछ तो नहीं हुआ? बच्चों के बारे में पूछने पर वह एकाएक रोने लगी, फिर भरे गले से बोली, छुटका नहीं रहा आंटी जी, डूबकर मर गया। मुझे तो सतीश को किनारे खड़े लोगों ने किसी तरह बचा लिया। आपके आने पर जिसने दरवाज़ा खोला था वह सतीश ही है। इतना कहकर वह चुप हो गई और कुछ देर शून्य में ताकती रही। फिर उसने अपने अतीत के सभी प्रश्न एकाएक करके हमारे सामने खोलकर रख दिए। उसने बताया, आंटी जी, एक ही शहर में रहने के कारण मेरी ससुराल वालों को जल्दी पता चल गया कि मैंने परिवार नियोजन के उद्देश्य से अपना ऑपरेशन करवा लिया है।
इस पर अंदर ही अंदर वे गुस्से से भर उठे थे, पर ऊपरी सहानुभूति दिखाते हुए दुर्बल अवस्था में ही मुझे अपने साथ वापस ले गए। घर में पहुंचकर पति ने जमकर पिटाई की और सास ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर पीठ पर दाग दी। मेरे चिल्लाने पर पति ने मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गया और चीखते हुए बोला, तुझे बहुत पर निकल गए हैं जो तू अपनी मनमानी पर उतर आई है। अब पड़ी रहे दिन भर भूखी प्यासी अपने इन पिल्लों के साथ। इतना कहकर उसने आंगन में खेल रहे दोनों बच्चों को बेरहमी से लाकर मेरे पास पटक दिया और दरवाज़ा बंद करके चला गया। तड़पती रही मैं दिन भर। जले के दर्द से ऑपरेशन के टाके कच्चे होने के कारण टूट गए थे। बच्चे भूख से बेहाल थे, पर माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उनके लिए। इसी तरह दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। भविष्य अंधकार में दिखने लगा था और जीने की कोई लालसा शेष नहीं रह गई थी। अपने उन्हीं दुर्बल क्षणों में मैंने आत्महत्या कर लेने का निर्णय ले लिया। अभी पौ फटी थी कि दोनों बच्चे सोते बच्चों सहित मैं कमरे की खिड़की से, जो बहुत ऊंची नहीं थी, कूदकर सड़क पर तेजी से चलने लगी। घर से नहर ज़्यादा दूर नहीं थी, सो आत्महत्या को ही अंतिम विकल्प मान आंखें बंद कर बच्चों सहित उसमें कूद गई। जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। सतीश का ऑक्सीजन लगी हुई थी और छुटका जीवन मुक्त होकर कहीं दूर बह गया था। डॉक्टर इस घटना को पुलिस केस मान बार बार मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं इस बात से बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे पति को यदि मेरे बारे में कुछ भी पता चल जाता तो पुनः उसी नरक में धकेल दी जाती, जो मैं चाहती नहीं थी। तब मैंने एक सहृदय डॉक्टर अमर को अपनी आप बीती सुनाते हुए उनसे मदद मांगी, तो मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने इस घटना को अधिक तूल न देकर जल्दी ही मामला रफा दफा करवा दिया और मैं पुलिस के चक्करों में पड़ने से बच गई। अब तक डॉक्टर अमर मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वह मुझे बेटे सहित अपने घर ले गए, जहां उनकी मां ने मुझे बहुत सहारा दिया। सप्ताह भर में उनके घर रही। इस बीच डॉक्टर साहब ने आपके द्वारा दिए गए उन 20,000 रुपयों की मदद से यहाँ राजपुरा में हमें एक कमरा किराए पर लेकर दिया। साथ ही मेरे लिए सिलाई का सारा इंतजाम भी कर दिया। पर मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे सिले कपड़े बिकेंगे कैसे। इस बारे में मैंने डॉक्टर अमर से बात की तो उन्होंने मुझे एक गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष से मिलवाया, जो निर्धन व निराश्रित स्त्रियों की सहायता करते थे। उन्होंने मुझे भी सहायता देने का आश्वासन दिया और मेरे द्वारा सिले हुए वस्त्र यहाँ के वस्त्र विक्रेताओं को दिखाए, जिन्होंने मुझे फैशन के अनुसार कपड़े सिलने के लिए कुछ सुझाव दिए। मैंने उनके सुझाव के मुताबिक कपड़े सिलने शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे लोकप्रिय होते गए। नतीजतन मेरा काम दिनों दिन बढ़ता चला गया। आज मेरे पास सिर ढकने के लिए अपनी छत है और 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नसीब हो जाती है। इतना कहकर शांति हमें अपना घर दिखाने लगी। छोटा सा सादा सा घर, किंतु मेहनत की गमक से महकता हुआ। सिलाई वाला कमरा तो बुटीक ही लगता था, जहां उसके द्वारा सिले सुंदर डिजाइन के कपड़े टंगे थे। हम दोनों पति पत्नी शांति की हिम्मत, लगन और प्रगति देखकर बेहद खुश हुए और उसके भविष्य के प्रति आश्वासन भी। शांति से बातें करते हुए बहुत समय बीत चला था और अब दोपहर ढलने को थी, इसलिए हम पटियाला वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। चलने से पहले अभिनव ने एक लिफाफा शांति को थमाते हुए कहा, बेटी, ये वही रुपए हैं जो तुमने हमें लौटाए थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए तुमने यह रुपए जोड़े होंगे। भले ही आज तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, फिर भी सतीश का जीवन संवारने का एक लंबा सफ़र तुम्हारे सामने है। उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है तुम्हें, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यह थोड़ा सा धन तुम अपने पास ही रखो, भविष्य में सतीश के काम आएगा। हाँ, एक बात और, इन पैसों को लेकर कभी भी अपने मन पर बोझ न रखना। अभिनव की बात सुनकर शांति कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, अंकल जी, आपने मेरे लिए जो किया वह आज के समय में दुर्लभ है। आज मुझे आभास है कि इस संसार में यदि मेरे पति जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो डॉक्टर अमर और आप जैसे महान लोग भी हैं, जो मसीहा बनकर आते हैं और हम निर्बल और असहाय लोगों को सबल बनकर उन्हें जीने की सही राह दिखाते हैं। इतना कहकर सजल नेत्रों से हमारा
आभार प्रकट करते हुए वह अभिनव के चरणों में झुक गई।